Hello students, today we will read about new kings and kingdoms. How the new dynasties emerged after the 7th century. आज हम नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे नए राज्यों का यानी राजवंशों का 7वीं शताब्दी के बाद उदय प्रारंभ हो गया था। द emergence ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। आप इस मैप में देखिए, यहाँ अलग अलग राजवंशों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो अलग अलग कलर से शो किया हुआ है। ग्रीन कलर से चामनाज, जो बाद में चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए, गुर्जारा प्रतिहाराज आदि राजवंशों का साम्राज्य है, जिन्होंने पूरे राजस्थान, अजमेर, दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। ये राजा आपस में कन्नौज पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लड़ते रहते थे। लाइट पिंक कलर से पाल्स राजवंशों का राज्य शो किया हुआ है। इन्होंने लगभग पूरे पश्चिम बंगाल पर अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। राष्ट्रकूट्स डार्क पिंक कलर से शो किया हुआ है। राष्ट्रकूट साम्राज्य लगभग कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। साउथ एरियाज में चोल्स एम्पायर शो किया हुआ है। चोल एम्पायर मोस्ट पावरफुल साम्राज्य था, जिसमें तमिलनाडु और उसके आसपास एरियाज में अपना कंट्रोल किया हुआ था। चोल एम्पायर में चेर और पांड्याज राजवंशों को भी शामिल कर लिया गया था। द emergence ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। 7वीं शताब्दी के आते आते इस उपमहाद्वीप पर अलग अलग भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंत महामंडलेश्वर। ये अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर आदि उपाधियों से डिक्लेयर करते थे। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कभी कभी इन्होंने अपने स्वामी के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अर्थात इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा भी कर दिया था। लाइक राष्ट्रकूट्स इन द दक्कन, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रकूट थे। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। स्टार्टिंग में ये कर्नाटक के चालुक्याज के अंडर में रहते थे, अर्थात उनके सबॉर्डिनेट थे। इन द मिड 8th century दंती दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट के प्रधान दंती दुर्ग ने इनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन्होंने एक अनुष्ठान करवाया था जिसे हिरण्यगर्भा के नाम से जाना जाता है, अर्थात सोने का गर्भ। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। इस अनुष्ठान को करने के बाद यह माना जाता था कि जो याजक इस अनुष्ठान को कर ले, उसका जन्म अगर क्षत्रिय जाति में नहीं हुआ है तो इस अनुष्ठान करने के बाद वह क्षत्रिय मान लिया जाता है। मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स। काफ़ी उद्यमी परिवार के पुरुषों ने भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए मिलिट्री स्किल्स का यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण। उदाहरण के लिए जैसे गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र पहले ब्राह्मण थे। दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और हथियार उठा लिए। एंड एस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान। और कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक अपने राज्य इन्होंने स्थापित किए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, राज्यों में प्रशासन। इन दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स।
इन सभी राज्यों में यहाँ के उत्पादकों से सोर्सेज प्राप्त किया जाते थे। उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक और ट्रेडर्स यानी व्यापारी, उनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। हु वर ऑफन परसुएड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। इन्हें अक्सर इनके उत्पादकों का एक हिस्सा सरेंडर करने के लिए बाध्य किया जाता था तथा दीज वर क्लेम्ड एज रेंट और उसे एक लगान के रूप में प्राप्त किया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple and forts. ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे और जिसे वह मंदिरों के और किलों के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करता था, अर्थात इन पर वह खर्च करता था। The functionaries for collecting revenues were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी तथा यह पोजीशन ज़्यादातर वंशानुगत होती थी, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही इस पोजीशन का अधिकार होता था। वेलफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन। हर एक राजा अपने एक विशेष क्षेत्र के लिए उसका राजवंश का मुख्य आधार होता था। दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, इसके लिए वह दूसरे एरियाज पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयत्नशील रहता था। रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। शासक यानी गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के राजा आपस में कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ते रहते थे। ये लड़ाई उनकी काफ़ी सालों तक चली। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्री-पार्टी स्ट्रगल, इसीलिए इतिहासकारों ने उनके इस स्ट्रगल को ट्री-पार्टी स्ट्रगल के नाम से डिस्क्राइब किया है। When they attacked one another in kingdoms, they often choose to target temples which were extremely rich. जब ये राजा एक दूसरे के राज्य पर हमला करते थे तो ये अपना मेन टारगेट वहाँ के टेम्पल्स को बनाते थे जो कि धन संपदा से परिपूर्ण होते थे, क्योंकि शासक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर ही अपनी सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान रूल फ्रॉम 997 to 1030। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के गजनी का शासक था जिसने 997 से 1030 तक शासन किया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसने लगभग इस इंडियन उपमहाद्वीप पर 21 बार आक्रमण किया। वह यह आक्रमण हर साल करता था। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडेड दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। उसके जो मेन टारगेट्स होते थे वो धनवान मंदिर ही होते थे, जिसमें सोमनाथ और गुजरात के मंदिर शामिल हैं। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। The big temples of Tanjavur and Gangaikonda, Cholapuram, built by Raja and Rajendra architectural and sculpture marbles. चोल एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शासक था चोल एम्पायर में वो राजा प्रथम थे। राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने तमिलनाडु के तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जो कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की दृष्टि से काफ़ी चमत्कारी थे। चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। These temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. ये मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं अपितु
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु भी बन गए थे। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसाइडर्ड अमोंग टेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोल एम्पायर में बनाई हुई कांस्य मूर्ति कला यानी कांस्य जो प्रतिमाएं थी वो पूरे संसार में अद्भुत नमूना थी। While most images were deities, sometimes images were made of devotee as well. ये मूर्तियाँ अधिकतर देवी देवताओं की और कभी कभी भक्तों की भी बनाई गई होती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु के अदर एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत पहले विकसित हो चुकी थी, अर्थात यह 5वीं-6वीं शताब्दी में ही विकसित हो चुकी थी। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बुल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। यहाँ के डेल्टा रीजन्स में फ्लडिंग यानी बाढ़ को रोकने के लिए काफ़ी तटबंध बनाए गए थे। दूसरे खेतों में पानी पहुँचाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया था। Some areas wells were dug in other places. Huge tanks were constructed to collect rainwater. जिन एरियाज़ में कैनल्स के द्वारा वाटर नहीं पहुंचाया जा सकता था वहाँ पर इरिगेशन के आर्टिफिशियल सोर्सेज का यूज़ किया गया था। वहाँ पर कुएं खुदवाए गए और विशाल टैंकों का निर्माण किया गया था जहाँ पर बारिश के पानी को कलेक्ट किया जा सकता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, प्रशासन में किसानों की जो बस्तियां थी उनको वो उर कहलाती थी। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, सिंचित खेती के साथ साथ वह बहुत समृद्ध हो गए थे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, इस तरह के गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। The villages council and the Nadu had several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. विलेज काउंसिल और नाडू यहाँ के कर वसूलने और न्याय करने से संबंधित प्रशासकीय कार्य करते थे। ईच ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को जो भूमि राजा के द्वारा अनुदान में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ प्रोविंस ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स, यहाँ के बड़े बड़े भूस्वामी ब्राह्मण के द्वारा इस ब्रह्मदेव को देखा जाता था। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, ये असेंबली बहुत कुशलतापूर्वक काम करते थे। दियर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को इंस्क्रिप्शन पर डिटेल्स में रखा जाता था। ज़्यादातर ये टेम्पल्स की दीवारों पर खुदे होते थे। The Sabha had separated committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. ये सभा अलग अलग कमेटी में डिवाइड की हुई थी जो सिंचाई, गार्डन्स और मंदिरों से रिलेटेड अलग अलग कार्यों को देखती थी। हर एक कमेटी, नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ palm leaves and kept in a earthenware pot from which a young boy was asked to pick the tickets one by one for each committee. इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम पाल्म लीफ पर छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के एक बड़े बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी एक लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जिसकी टिकट सबसे पहले निकलती थी उसको वहाँ का मेंबर घोषित कर दिया जाता था। लेकिन उस मेंबर्स की कुछ कंडीशंस होती थी, मीन्स कुछ शर्तें होती थी कि उसकी उम्र लगभग 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए तथा उसके पास ऐसी भूमि हो जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सकता है, उसे वेदों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा वह ईमानदार भी होने चाहिए। यदि वह इन जमा खातों को अपने या अपने से रिलेटिव से रिलेटेड इन
खातों को जमा नहीं कराता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। थैंक यू।